पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन कुछ कर गुजरने की हमेशा से 20 होटल्स हम लोग एस्थीरिया की हम लोग लेकर आ जाए। जिद्दी हो जाना बहुत जरूरी है जीतने के लिए। 3 लाख का 3 एक लाख पेड़। का एक पेड़। रिस्पेक्ट टूवर्ड्स फर्स्ट पेरेंट्स। अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है कि मैं क्या चाहता हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिंदगी का तड़का। आज हम आए हैं डॉक्टर अजय शर्मा जी के साथ, जो कि फाउंडर हैं एस्थीरिया ग्रुप ऑफ होटल्स एंड रिजॉर्ट्स के। सो वेलकम डॉक्टर अजय। के ओवरऑल हाउ मेनी रिजॉर्ट्स और होटल्स डू यू ऑपरेट करेंटली? जयपुर में हम लोग एस्थीरिया रिजॉर्ट लेकर आए हैं। दिस इज 100 रूम प्रॉपर्टी। अभी रणथंभौर टाइगर रिजर्व सेंटर है, वहाँ पर हम लोग एस्थीरिया बाग के नाम से हम लोग काम कर रहे हैं। मॉर्जिन बीच गोवा में भी है हम लोग, कुंभलगढ़ के जस्ट पास में, वहाँ पर भी हम लोगों ने एस्थीरिया रणकपुर हम लोग लेकर आए। इस साल के अंत तक हम लोग ग्लोबली हम लोग एस्थीरिया जॉर्जिया ओपन कर देंगे, एस्थीरिया जवाई ओपन कर देंगे। नेक्स्ट ईयर तक हम लोग एस्थीरिया दुबई, हम लोगों का अभी गोल है कि हम लोग 27 तक हम लोग करीबन 20 होटल्स हम लोग एस्थीरिया की हम लोग लेकर आ जाए। How big of a team do you have across all your different properties that you have? करीबन हम लोग 700 फैमिलीज को साथ लेकर चल रहे हैं। तो आप इनको एम्प्लॉयज नहीं बुलाते, आप इनको नहीं, ये family- मेरे लिए बिल्कुल एम्प्लॉयज नहीं है, बिकॉज मैं फिर भी काम नहीं करता होगा, लेकिन ये लोग 24 घंटे मेरे बारे में सोचते हैं, प्रॉपर्टीज के बारे में सोचते हैं, और इन्हीं की वजह से हम लोग Very nice. अपना जीवन यापन कर पाए। बहुत अच्छी बात। तो मेरे को ये समझना चाह रहा था कि कैसे आपके अर्ली इयर्स रहे, उसमें क्या मेजर चीजें रही जिससे कि अल्टीमेटली आप होटल बिजनेस के अंदर या हॉस्पिटैलिटी के अंदर आए। या उल्लास, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और मुझे बताते हुए भी मुझे मजा आता है। जब मैंने मेरी जिंदगी शुरुआत की तो मेरे पिताजी एक सरकारी अधिकारी रहे। अच्छा। शायद मुझे नहीं लगता कि हमारी फैमिली में किसी ने मेरे से पहले कोई बिजनेस किया हो। मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ था, तो मुझे कुछ करने की मुझे लालसा थी कि नहीं यार, मेरे को काम करना है। मैं पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं था। मेरी माताजी जब मेरा रिजल्ट लेने जाती थी तो भगवान को ये कहती थी 36 नंबर दे देना, इसमें पास हो जाएगा। पास हो जाए। बट ठाकुर जी मेरे दोस्त हैं, और वो मुझे 36 नहीं, मुझे हमेशा मेरा जो रिजर्व कोटा रखा वो सेकंड क्लास पर रखा। अच्छा। सेकंड डिवीजन मेरा कब्जा था उस पर। थर्ड कभी आता नहीं था, फर्स्ट कभी आता नहीं था। तो पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन कुछ कर गुजरने की हमेशा से जिद कहाँ रही। ज्यादा ध्यान जाता था आपका, पढ़ने में नहीं जाता था तो? मेरा ध्यान हमेशा, मुझे जब मैं स्कूल के अंदर फेयर लगते थे तो सबसे ज्यादा आइसक्रीम मैं बेचता था। वो जो 9th क्लास से आदत पड़ी हुई थी कि पैसे इकट्ठे करने और उस पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट करना। जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ था तो मैंने एक कंपनी ज्वाइन कर ली, फार्मा की। मैंने मेरा करियर शुरू किया एज एन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। जगह जगह जाके डॉक्टरों को थैले में दवा लेकर हम बेच कर आते थे। मैंने हमेशा वहां से इंडिया टॉप किया। बहुत अच्छा सेल्स में मेरा बहुत बढ़िया पकड़ थी मेरी। मुझे अपने तरीके से अपने काम करने की आदत थी, और जब हम नौकरी कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें अपनी बॉस की सुननी पड़ेगी। तो एक दिन मैंने नौकरी छोड़ दी और मैं बेरोजगार होके घर आ गया। तो मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि अब क्या करना है भाई? तो बस मैंने कहा कि डैडी, मैं नौकरी नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। काम करने के लिए हमें बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, तो वो पिताजी के पास उतना पैसा देने को नहीं था उस टाइम। एक साधारण से बड़े अच्छे व्यक्तित्व के धनी रहे मेरे पिताजी। मुझे शौक था शुरू से प्रकृति का, और मैंने ये देखा कि कहाँ से पेड़ों की सबसे ज्यादा सप्लाई इंडिया में होती है। पूना, कलकत्ता, हैदराबाद के पास एक जगह है राजा मुंदरी, जहाँ पूरे वर्ल्ड से सप्लाई होता है पेड़। तो मैं एक दिन पूना चला गया, और पूना जाके और मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा स्टोर था। बाकायदा आप उठा रहे हो, टोकरी में ले रहे हो, या बड़े पेड़ हैं तो क्रेन से जा रहे हैं, ऑटोमेटिकली पैक होने हैं। तो जब मैं वो गया तो मैं भी हैरान हो गया वहां पे। मैंने कहा यार, ये तो कोई बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो मैंने वहां जो मैनेजर था उससे मैंने रिक्वेस्ट किया कि ये स्टोर के मालिक कौन है। मेरी एज उस टाइम पर रही होगी कुछ 22, 23, 24 साल की। तो उस मैनेजर ने बोला कि वो मिलेंगे नहीं आपसे। मैंने कहा है कौन? बोले मयूरिया मैडम करके हैं, वो किसी से मिलती नहीं है। तो मैंने कहा आप मेरी एक बार बात करा दीजिए, और उसने मेरी बात करवा दी। मैंने मैडम से कहा, मैंने कहा मैडम, मैं अजय शर्मा और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं बड़ा इंस्पायर हुआ आपका काम देखकर। तो उन्होंने कहा ठीक है। अपने मैनेजर को उन्होंने कहा कि वो उनका पीछे ही घर था, तो मुझे उनके घर लेकर चला गया। अच्छा। तो मैं जब पीछे गया तो मैंने देखा बड़ी बड़ी लक्सेस जैसी गाड़ियां खड़ी, द ह्यूज हाउस। बट मुझे लगा कि नहीं, ये तो पेड़ों का कार्यक्रम नहीं हो सकता, कुछ और करती होंगी। बट फिर जो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, हमारा कोर काम यही है, और हस्बैंड से मिलवाया। ही वॉज अ MBA फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी।
वो ग्लोबल बिजनेस देखते थे और वो डोमेस्टिक बिजनेस देखती थी। वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई और मैंने जयपुर आके एक नर्सरी लगाई, जो सड़क पे नर्सरी होती है, क्योंकि पैसे नहीं थे ज्यादा, पैसे कमाने थे, जीवन यापन करना था। तो आप पूना से प्लांट्स लेके आते थे और पूना यहाँ से पे प्लांट वो नर्सरी? मुझे उधार देती थी। जहाँ नर्सरी लगाई उसके जस्ट पीछे एक प्लॉट था। फिर मुझे लगा कि मेरे को प्लॉट चाहिए, तो वो खाली प्लॉट पड़ा था। मैंने पता किया किसका था, वो एक एमएलए का था। मैंने उनसे बात की, उन्होंने मुझे प्लॉट दे दिया। मैंने फिर उनसे एक लंबे टाइम तक मेरा एसोसिएशन रहा। मैंने प्लांट स्टूडियो बनाया पहला, जो कि सबसे हाईटेक स्टूडियो था राजस्थान का, स्टूडियो जहाँ से मैं आज के 15 साल पहले 3-3 लाख का एक पेड़ बेचता था। 3 लाख का 3 एक लाख पेड़? का एक पेड़। Yes. ऐसा क्या होता है उस पेड़ में? बहुत सारे ऐसे पेड़ है जो आपको 10-10 लाख के भी पेड़ है। बिकॉज दे आर एक्सोटिक, वो इंडिया में नहीं मिलते, या उनकी खुशबू अच्छी होती है, या देखने में अच्छे लगते हैं, या बस उनका? नहीं, दिस इज द पावर ऑफ मनी एंड स्किल ऑफ सेल्स, नथिंग एल्स। सीएम हाउस 8 साल के लिए मेरे पास एज एन लैंडस्केपर मैंने काम किया, सारे प्लांट्स का 8 साल तक मैंने उसको संभाला। गवर्नर हाउस मेरे पास में रहा। ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने किए। तो ये करते 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 जर्नी आगे बढ़ी। और आपने बीच में लैंडस्केपिंग बोला, उसका क्या मतलब होता है? किसी समतल जमीन को बहुत खूबसूरत बना देना, पेड़ पौधे, पानी, झरने। हमारे यहाँ तो क्या होता है, आर्किटेक्ट का नक्शा बनवाओ, पास कराओ तो मकान बनाने के। आप जब इंडिया से बाहर चले जाएंगे, यूरोपियन कंट्रीज में चले जाएंगे, वहाँ पर आपको आर्किटेक्ट के साथ में लैंडस्केपर का भी नक्शा चाहिए होता है। तो मैंने ऐसे बहुत सारे काम किए। करते करते लोगों की होटलें कर रहे थे हम लोग। वन फाइन डे दिमाग में एक सपना था कि मेरा भी कभी होटल होगा। मेरे को घोड़े पालने का शौक था, तो मैं एक जगह पर घोड़े बांधता था। अच्छा, आपके खुद के घोड़े भी थे? हाँ बिल्कुल। तो मैं यहाँ जो अस्टीरिया जयपुर हमने, तो ये मेरा सबसे पहला जो था वो जगह है, ये मेरा अपना फार्म हाउस जहाँ मेरे घोड़े बनते थे, वो जगह थी। फिर धीरे धीरे करके इसको मैंने रिजॉर्ट में कन्वर्ट कर दिया। फिर मुझे लगा कि मैं अकेला इसको यूज लेता हूँ। आज हजारों परिवार इसको यूज लेते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ से शादियां करते हैं। तो मुझे देखकर अच्छा लगता है कि आज मेरा सपना साकार हुआ। इतने सारे रिजॉर्ट्स होते हैं, इतने सारे होटल्स होते हैं, व्हाट इज द टॉप 1-2 थिंग्स और पाथ ब्रेकिंग आइडियाज जो आपने यहाँ पे डाले हैं, जो शायद और किसी जगह पे भी होते होंगे, लेकिन दिस इज समथिंग वेरी यूनिक अबाउट व्हाट एस्थीरिया हैज? मुझे लगता है कि सबके पास लग्जरी है, सबके पास लग्जरी है। उसके मायने बदल गए हैं। लग्जरी का मायना अब हो गया है कि आप प्रकृति के नजदीक जाना। आज मैं देखता हूँ बड़े बड़े महानगरों में, अगर आप किसी 8 साल 10 साल के बच्चे से बात करोगे, आप उसको पूछोगे कि अदरक कैसे उगता है, जमीन के ऊपर उगता है कि पेड़ के ऊपर उगता है, नहीं बता पाएगा। दूध जो वो रोज पी रहा है, वो उसको नहीं पता कि एक्चुअली कैसे उसको दूध दूहते हैं। सो मुझे लगता है कि नाउ लग्जरी चेंज। आज लोग उसी तरफ जा रहे हैं। आप देखिएगा, बड़े बड़े लोग वापस जंगलों की तरफ जा रहे हैं, बड़े बड़े फार्म हाउसेस ले रहे हैं, ट्रैवल ट्रिप्स कर रहे हैं। तो वो सिर्फ इसीलिए, तो मैं जितने भी मेरे प्रोजेक्ट्स में डिजाइन करता हूँ, जितने भी मेरे प्रोजेक्ट्स में बनाता हूँ, उसमें सबसे पहला मैं लेता हूँ कि मैं कितना प्रकृति के नजदीक लोगों को लेकर जा रहा हूँ। अगर आज आप जयपुर एस्थीरिया को भी देखोगे तो ये बिल्कुल पहाड़ियों के नीचे बना हुआ है। जब आप कमरे में जाते हो तो आपको फुल ऑन लग्जरी मिलती है। 5 स्टार रूम्स मिलते हैं, बड़े बड़े बाथरूम्स मिलते हैं, जकूजीज मिलते हैं, प्राइवेट पूल्स मिलते हैं। अच्छा, जैसे ही आप कमरे से बाहर चले जाते हैं तो आपको वही रॉनेस मिलती है। उसमें आपको बहुत सारे घने पेड़ मिलते हैं। सुबह सुबह आप जाओगे तो आपको गार्डन में बहुत सारे मोर दिखेंगे। लोगों की जिंदगी से ये चीज बहुत दूर हो गई है। तो जितना आप लोगों को प्रकृति के नजदीक लाओगे, लोग आपके प्रोडक्ट्स को पसंद करेंगे। अच्छा, मैंने एक और यहाँ पर हम लोगों ने प्रयास किया है कि हम लोग इसको एज एन ऑर्गेनिक प्रॉपर्टी बना रहे। आज हमारा पूल भी है, हम लोग केमिकल्स यूज नहीं लेते हैं। अच्छा, हम लोगों ने हमारे जो पेंट्स भी यूज लिए, हमने कोई केमिकल्स यूज नहीं लिए। खुद अपने फार्म से हम लोग क्रॉप ले रहे हैं। क्रॉप लेकर हम लोग खुद उसको आटे को पिसवाते हैं। एक आपने बोला कि आप जैसे जब अपने प्रोजेक्ट डिजाइन करते हो, और ऑब्वियसली रिजॉर्ट्स ऐसे तो है नहीं जो आज बनाए और कल के लिए, ये तो सालों तक, दशकों तक चलेंगे। तो वो आप टुडेनेस एंड फ्यूचरनेस को, दोनों को, टाइमलेसनेस वाला क्या क्या सोच के करते हैं? देखिए, मेरी बहुत अच्छी सी मेरी आदत रही है कि मैंने करीबन 40 देश ट्रैवल किए हैं। और जब भी मेरा मन करता है, कहीं ना कहीं मैं चला जाता हूँ। तो ट्रैवल करके मैं ये देखता हूँ कि जो देश हमारे से 100 साल आगे हैं, अच्छा, मैं उसकी टॉप लेवल प्रॉपर्टीज में मैं जाके रुकता हूँ। वो मेरा रिसर्च कम इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो 2 लाख रुपया 4 लाख रुपया रात के पैसे लेता हूँ, बट व्हाट दे प्रोवाइड टू गेस्ट। आज लोग लग्जरी नहीं चाहते, अगेन जो मैंने कहा, एक्सपीरियंस चाहते हैं।
मान लीजिए मेरे को कल मेरे घर में लैंडस्केपिंग करनी हो, जी। तो ऐसे कोई 2-4 टिप्स बता दे कि भाई क्या करना चाहिए कि मेरा भी घर सुंदर हो जाए। देखिए मैं तो कहता हूँ अगर छोटा सा भी एक कोना है ना आपके पास में, तो ग्रीनरी जरूर घर में रखनी चाहिए। ये भी एक लक्ष्मी का प्रतिरूप है, एक उमंग का प्रतिरूप है। अच्छा। तो चाहे घर में एक छोटी सी बालकनी भी हो, आप देखेंगे, आप सुबह सुबह आपको लगेगा ना कि एक दिन वो खाली गुलाब का पेड़ है और दूसरे दिन कली है और तीसरे दिन फ्लावर है, आपको हर दिन उससे ग्रोथ दिखेगी। वो ग्रोथ दिखेगी आपको। एंड एक इंसान होता है जिसको कि अपना फार्म हाउस बनाना है या कोई गार्डन डेवलप कर रहा है, तो वो सीधा गाड़ी उठाता है, जेब में पैसे डालता है, नर्सरी चला जाता है और पेड़ खरीद लाता है। बट वहाँ उसको एक चीज की कमी होती है कि वो कौन से पानी में, कौन सी हवा में, उस मिट्टी में कौन सा पेड़ पनपेगा कि नहीं पनपेगा, ना तो उसको ज्ञान होता है, ना उस नर्सरी मैन को ज्ञान होता है। मैं बालकनी की बात तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कभी किसी बड़े प्रोजेक्ट पर जाते हैं तो आपको जरूर एक लैंडस्केपर को अपनी टीम में शामिल करना चाहिए। अच्छा। उससे वो बता पाता है कि सबसे पहले जब वो क्या करेगा, आपके वहाँ का मिट्टी को टेस्ट करवाएगा, आपके वाटर को टेस्ट कराएगा। अच्छा। जब वो सॉइल और वाटर का टेस्ट होगा तो उसके अंदर उसके इंग्रेडिएंट्स आएंगे कि किसका पीएच कितना है, किसमें इसमें कौन सा पेड़ सरवाइव कर सकता है। फिर हर पेड़ की, हर जलवायु की, हर एरिया की अलग अलग स्टडीज है, तो उसके बाद हमें वहां पर उसको प्लांटेशन को करना चाहिए। फर्स्ट रिजॉर्ट के बाद जब स्केलिंग करने आप गए तो उसमें कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ चैलेंजेस आपको आए होंगे। जी, तो देखो लास जिंदगी के अंदर हमें जब आप आगे बढ़ते हो तो मुझे लगता है कि मुश्किलें ज्यादा आती हैं और जो इजी चलने वाला पाथ है वो बहुत कम होता है। बट मुझे लगता है कि इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि हम लोग को सिल्वर स्पून बॉयज तो रहे नहीं कि बाबूजी ने बहुत पैसा छोड़ा हुआ है जी, कोई दिक्कत नहीं। हमने अपना कदम खुद ने बढ़ाया और खुद ने अपना प्लेटफॉर्म बनाया। और एक सबसे बड़ी, आदमी को जिद बांध लेनी चाहिए। जिद्दी हो जाना बहुत जरूरी है जीतने के लिए। थोड़ा सा समझाइए जिद का क्या मतलब। खुद ही को कर बुलंद इतनी कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। जिद वह है कि आपने जो चीज ठान ली है कि मैं रोऊंगा भी, हंसूंगा भी, हारूंगा भी, जीतूंगा भी, उठूंगा भी, गिरूंगा भी, लेकिन जीतूंगा। या तो तू मुझे इस दुनिया से बुला ले, नहीं तो मेरी जिद पूरी कर, मुझ में कमी है, मुझ में सुधार कर। भगवान को समर्पित है, मेरा ऐसा मानना है। तो जब भगवान को समर्पित है तो भगवान से ही बात करेंगे ना हम डायरेक्ट, क्यों बीच वाले एजेंटों से बात करेंगे। तो जब भगवान को कह दिया कि मैं ये काम करूंगा, तेरी मर्जी है, तू मेरी जन्म पत्री में क्या लिखा है मुझे नहीं पता, तू ये लिख जो मैंने सोचा हुआ है। उसके लिए आपको जिद होना बहुत जरूरी है। तो ईश्वर को भी ये सोचना पड़ेगा कि मैंने अगर इसमें कुछ लिख दिया तो ये मानेगा नहीं, तो मेरी और बेइज्जती होगी। तो पहले मैं उससे बंदे से ही पूछ लेता हूँ कि बता तेरी इच्छा क्या है यार, तो मैं अकॉर्डिंगली लिखता हूँ। मिलके कर लेते हैं, मिलके कर लेते हैं अपन, कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकालते हैं कुछ। सो जिद जरूरी है जीतने के लिए, बशर्ते आपके अंदर वो कुव्वत होनी चाहिए, वो क्वालिटीज होनी चाहिए, और आप में ऑनेस्टी होनी चाहिए सबसे पहले अपने प्रति, ईमानदारी। अगर आप में ईमानदारी नहीं है तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ो। ईमानदारी अपने प्रति मतलब? देखिए, जब आदमी अपने आप से ईमानदार होता है ना, तो औरों के साथ अपने आप ईमानदारी बरतता है। अच्छा। इंसान को इंसान समझो, तो हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि हमें कोई रोक पाए। क्यों? क्योंकि आपके साथ एक बहुत बड़ा हुजूम आपके साथ है। जब आपने अपने एम्प्लॉयज को अपना समझा, उनका दर्द समझा, उनकी गलती भी हुई तो उन्हें समझाया, तो मुझे लगता है कि आप एक नहीं हुए, आप बहुत सारे लोग हो गए। फिर वो सब साथ खड़े हो जाते हैं। वो लोग बहुत साथ, और ये सबको पता है कि यूनिटी में दम होता है, टीम वर्क में दम होता है। आपने बोला अपने अंदर कुव्वत होनी चाहिए, तो ये अपने अंदर एक इनेट एबिलिटीज होती हैं या आपको कुछ मेंटरशिप या कुछ लोगों के से आपको कुछ सीखने को मिला? अगर मैं एक उदाहरण दूं कि मारुति अगर 1000 गाड़ियां बना रही है, तो उसी तरीके से गाड़ियां डिजाइन हो रही है। तो ईश्वर ने जिस सबको ऑलमोस्ट सेम ब्रेन दिया है, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम, हमारी शारीरिक संरचना सेम की है। तो हम कितना उसको, हम अपने आप को किस तरीके से सोच पाते हैं, कितना हम अपने आप को डिजाइन कर पाते हैं, दैट इज ऑल डिपेंड्स ऑन योरसेल्फ ओनली। तो मैं ये कहता हूँ कि क्या फर्क है मुझ में और किसी बहुत बड़े टाइकून के अंदर? फर्क है कि हो सकता है उसकी सोच मुझसे कहीं थोड़ी सी डिफरेंट रही है, समय पर उसने कुछ अच्छे डिसीजंस लिए हों। और मैं एक चीज को कभी डिनाई नहीं करता कि डेस्टिनी भी कोई चीज तो होती है, लेकिन हम डेस्टिनी के भरोसे ही हम लोग बैठ नहीं सकते, ये भी तय बात है। तो आपके हिसाब से सक्सेस की क्या डेफिनेशन है और आदमी के अंदर क्या होना चाहिए कि वो सक्सेसफुल हो जाए?
मैं कभी सक्सेस उस बात को नहीं मानता कि आपके पास में कितना रुपया है, कितना पैसा है, क्या पोजीशन है। रात को अगर आपने एक फोन किया तो कितने लोग आपके पास में 1 घंटे के अंदर आपके आसपास आपकी मदद के लिए, आपकी सेलिब्रेशन के लिए, आपकी खुशी को 4 गुना करने के लिए कितने लोग खड़े हैं। जब कोई ये कह दे कि हाँ यार डॉक्टर अजय एक इंसान है, तो मुझे लगता है वो एक सक्सेस है। आप अपनी समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए कितना आप लोगों के लिए काम आते, वो मुझे लगता है कि पूर्णतः सक्सेस है। मैं तो लोगों कल को बड़ी आपके अच्छी लिए- बात कहता हूँ हाँ कि मैं नहीं कहता तू मेरी बारात में आना, हम्म, मेरी शव यात्रा में जितने लोग होंगे वो मेरी सक्सेस है। हम्म, बारात में तो कोई भी आ जाएगा। सही बात। आपकी इस पूरी जर्नी में आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि अरे यार ये कहाँ फंस गया, मैं इतना सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया, अभी कभी कई बार फिल रेट मान लो आपके रिजॉर्ट्स की इतनी नहीं होती है, कभी आपने ऐसे सेकंड थिंक किया हो आपके डिसीजन को? देखिए ऐसी सोच मेरे पास में नहीं आती है, वो डरती है मेरे से मेरे पास आने से पहले, Okay. क्योंकि वो जानती है कि डॉक्टर अजय अकेला नहीं है, इसके पास में वो 700 फैमिलीज है। तो ये कभी नहीं सोचेगा कि अरे क्या हो गया मैं जॉब कर लूँगा। मुझे हर दिन, मुझे सब सुबह उठता हूँ तो मुझे उन 700 फैमिलीज याद आती हैं कि उन 700 फैमिलीज के समय पर खाना पहुँचे, उन 700 फैमिलीज के बच्चों की फीस समय पर चली जाए, उन 700 फैमिलीज के मकान किराए से जो रह रहे हैं या जिनके अपने मकान हैं, तो उनका कुल मिला के उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो मुझे ना सोने देती है, ना मुझे चैन से तो नहीं बैठने देती। तो मुझे ये सोच मेरे पास आने का सवाल ही नहीं उठता है। आप कितनी भी बड़ी मुश्किल में क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी मुश्किल में हो, आप कर्जे में हो सकते हो, आपका बिजनेस नीचे आ सकता है, अगर आपने सच में आप अंतरात्मा से अपने गलत हो तो आप हार जाओ, वरना हर रात के बाद सवेरा होना तय है, इस बात की गारंटी है। और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि अगर कोई असफल व्यक्ति है तो उस लिख ले कि वो सफल भी होगा, बशर्ते उसमें वो जिद होनी चाहिए, वो क्वालिटीज होनी चाहिए, वो ईमानदारी होनी चाहिए। क्वालिटीज की बात करें तो मान लीजिए अभी कोई 20-25 साल का कोई बच्चा इसे सुन रहा हो और वो एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहता हो, तो उसके पास एक तो जिद होनी चाहिए, आपने बताया, एक शायद हौसला होना चाहिए, और क्या ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए? आपने जिस एज ग्रुप की बात की, अगर उस एज ग्रुप की मैं बात करूं तो उसको ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि जीवन के अंदर हम जितना ज्ञान इकट्ठा करेंगे वही आगे हमारे पास में हमारा फ्यूल टैंक का काम करेगा। ज्ञान मतलब टेक्निकल नॉलेज ऑफ दैट थिंग या क्या? सब कुछ, जिस सब्जेक्ट में वो जाना चाहता है, जिस सब्जेक्ट में उसको इंटरेस्ट है। मैं नहीं कहता पढ़ के तू 90% लेकर आओ, नो 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 नीड, नो नीड मैं कभी नहीं कहता। अगर ऐसा होता तो हर प्रोफेसर के पास मर्सिडीज कार होती। मैं ये नहीं कहता कि ज्ञान एक पर्टिकुलर क्षेत्र में हो, मैं कहता हूँ कि ज्ञान का मतलब है कि उसको उसको अपने जिस क्षेत्र में उसको काम करना है, उसका पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स है जिस पे उसको समय समय पर जाके एक्टिव होना चाहिए, उन प्लेटफॉर्म्स के अंदर अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए। और मुझे लगता है कि आजकल बच्चों को सबसे पहले रिस्पेक्ट सीखना बहुत ज़रूरी है, जो कहीं ना कहीं मैं हमारी सोसाइटी में मिस करता हूँ आजकल। रिस्पेक्ट टुवर्ड्स फर्स्ट पेरेंट्स। अच्छा, पेरेंट्स जिसने अपने माता पिता की इज्जत करनी सीख ली, वो इंसान इस जीवन का सफल इंसान है। सफलता में ये भी एक चीज कहूंगा कि अगर हम जाते हैं मंदिर, तो रियल ईश्वर है वो हमारे माता पिता के अंदर, जिन्होंने सच में हमें जन्म दिया, जिन्होंने हमें उस लायक बनाया कि हम किसी से बात कर पाए, हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया। मंदिर जाने से पहले पहले उनके माँ बाप के पैर छुओ, उनका आशीर्वाद लो, उसके बाद ईश्वर का आशीर्वाद लो, तो शायद वो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। आजकल की जो जनरेशन है, उस जनरेशन को मैं एक और मैसेज देना चाहूँगा कि सफलता पाने के लिए हमें अपने आप को पहचानना बहुत ज़रूरी है कि मैं क्या चाहता हूँ सच में। आजकल के बच्चे दिग्भ्रमित होते हैं कि मुझे वो वहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं वो काम कर लेता हूँ, वो काम कर लेता हूँ, मुझे लगता है शाइनी चीजों के पीछे भागने लगे। हाँ, तो वो नहीं होना चाहिए, धरातल पे रहना चाहिए। पेरेंट्स उनको, पर ये आइडियल अच्छा लगता है सुनने में, आदर्श होना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली सोसाइटी हमको ऐसे ही जज करती है, देखो वो तो इतना ऐसा काम कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। मान लो मेरी तो रुचि आपने बोला कि संगीत में है या गार्डनिंग में है, फिर यही आता है ना कि अरे तो तुम बड़े होके फिर करोगे क्या, पैसे कहाँ से कमाओगे, फैमिली कैसे चलाओगे। ये थॉट से कैसे उसको वो करे। अपने पेरेंट्स के साथ जब आप करें उनका रिस्पेक्ट करो, तो वही सबसे पहले आके आपको ये बोलते हैं कि भैया
देखिए क्या है कि आजकल के पेरेंट्स भी समझदार हो गए हैं इस चीज़ में। अगर उन्हें लगता है कि मेरा बच्चा संगीत अच्छा गाता है तो वो बहुत सारे देखिए यहाँ वापस ज्ञान आता है। अगर पेरेंट्स ज्ञानी नहीं है तो बच्चे को ज्ञानी नहीं होने देंगे, सिंपल। तो पहले अपने आप को पेरेंट्स को भी तैयार होना पड़ेगा उस लेवल पे सोच बदलने के लिए। तो जैसे मैं कई बार बहुत बाहर ट्रैवल करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वहाँ कोई एजुकेशन का उतना प्रेशर नहीं है। अगर आपको मैकेनिक बनना है तो वो उसी स्ट्रीम में आपको डालेंगे। आपका गाना अच्छा है, आपका डांस अच्छा है, आपको खाना अच्छा बनाना आता है, आपको मेकअप का अच्छा शौक है, आपको बोलना बहुत अच्छा आता है, आपको जिद करनी बहुत अच्छी आती है तो वकील बन जाओ। तो ऐसे करके बहुत सारी ऐसी चीजें कि जहाँ जैसा तो हमारे हिंदुस्तान में ये धीरे धीरे आ रही है। आप अपने बच्चों को मेनली क्या एडवाइस देते हो, जो भी 2-3 चीजें जो आपको लगता है कि ये हर एक पेरेंट को ध्यान रखना चाहिए? उल्लास, में बच्चों के लिए मैं कभी भी हमेशा यही बात कहता हूँ कि सबसे पहले संस्कारी बनो। दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। मैं उनको हमेशा यही कहता हूँ कि हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। मैं बच्चों को कभी नहीं कहता कि आप बहुत सारा पढ़ो। मैं उनको यही कहता हूँ अच्छे इंसान बनो, बहुत ज़रूरी है। जब एक अच्छा इंसान बनता है तो ऑटोमेटिकली उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाती है। मेरा लास्ट क्वेश्चन यूजुअली यही रहता है कि आपकी लाइफ के 2-3 क्या टॉप लर्निंग्स रही हैं जो निचोड़ है कि भैया? तो सबसे पहला मैं फिर से ज्ञान बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आप में शालीनता होना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस, लोगों के प्रति आदर सत्कार होना बहुत ज़रूरी है। इंसान को इंसान समझो। असफलता को असफलता मानकर मत ट्रीट करो। असफलता को एक हमारा पायदान मान के ट्रीट करो कि हाँ, हो सकता है कि हमारे में कोई कमी रह गई होगी, बट नेक्स्ट टाइम मैं वापस लीप लूंगा। जिंदगी में वो जज्बा रखो कि मुझे जीतना है तो जीतना है। सोते जागते एक ही सपना देखो कि बस मुझे कुछ करना है। मैं आपकी उस बात से अंत करना चाहूंगा जिसमें आपने वो साय वाला एक आपका बहुत फेमस वो है। तो मैं कहता हूँ मुश्किल में कोई साथ नहीं देता है, आप अपना साथ खुद देते हो, ईश्वर के आशीर्वाद से, माँ बाप के आशीर्वाद से। लेकिन आप एक चीज़ नोट करना कि आप किसी से उम्मीद रखो कि यार वो मेरा दोस्त है और उसने मेरा मुश्किल में साथ छोड़ दिया, दैट इज़ रॉन्ग। वो आपकी गलती है, उस दोस्त की गलती नहीं है। क्योंकि आप देखिएगा कि अंधेरों में जब आप, तो साया भी साथ नहीं देता। तो साया भी आपको ये कहता है कि उजालों में चलेगा तो मैं तेरे साथ हूँ। अंधेरा कर दीजिए, आपका साया भी नहीं रहता। लाइट जला दीजिए, आपको अपना साया नजर आएगा। तो उजालों में ही दुनिया साथ देती है, तो अंधेरों में तो साया भी साथ नहीं देता, तो आप किसी और से उम्मीद करके क्या करेंगे। बहुत ही अच्छी लाइन के साथ आपने ये बताया, बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच डॉक्टर अजय। थैंक यू लास्ट, थैंक यू सो मच फ्रॉम एस्थीरिया फैमिली। थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। थैंक यू।